एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी क्यों लगता है? वो तो अब दूसरा बात हो गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा एनर्जी लगता है, ये भी सही है। हमारा सवाल तो है कि एनर्जी ही क्यों लगता है। हाँ, न्यूक्लियस के वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहता है। अब जैसे ही बचवा है, इसका हाथ पकड़ के हम अपने तरफ खींच ले और कोई इसको हमसे हटाने की कोशिश करेगा, तो एनर्जी लगेगा ना, क्योंकि हम इसको खींचे हुए अपने तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से निकलेगा तो एनर्जी लगेगा। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बनाइए हेडिंग, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं आप लोग। एनर्जी को इंथैल्पी भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to lose an electron by an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom from their outermost orbit। इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से रहता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, known as ionization energy। The amount of energy required to lose an electron by an isolated gaseous atom, है ना। लॉस को यहां पर एक शब्द से भरपाई कर दें, इजेक्ट, है ना। इजेक्ट मतलब ही निकलना ही होता है। लॉस या इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन बाई एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो ये बोलना सब कोई भूल जाता है। आइसोलेटेड मतलब अलग, गैसियस एटम सॉलिड से नहीं निकालना होता है। कोई मेटल यदि सॉलिड है तो उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, और उस गैसियस स्टेट में से एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि यदि आप किसी मेटल को, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो मेटल होता है सॉलिड, तो जो एनर्जी दीजिएगा आप, वो पहले सॉलिड से गैस स्टेट में आने में लग जाएगा, और फिर वो गैसियस एटम जब बनेगा तब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। डायरेक्टली सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ऐसे देखो, जनरली इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? मेटल से। और मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। तो यहां पर एनर्जी लगेगा सबसे पहले मेटल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। हालांकि इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। समझता है सब सब्लिमेशन? कोई भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं? सॉलिड को डायरेक्टली
गैस में कन्वर्ट करने में, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। अब गैसियस मेटल से जितना इलेक्ट्रॉन आपको निकालना चाहते हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, है ना। तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, n प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 प्लस देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 प्लस देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 प्लस देंगे। ये n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी इसलिए लगता है कि सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे। अब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है, और बटा आर स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस हो गया आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और यहाँ पर जो चार्ज है, जो प्रोटॉन है, उसको क्या बोले, Q1, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, Q2। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इसको खींचे रहेगा अपने तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के। अब आप चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कबाड़ दें, यही ना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें बाहर। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये खींचा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको लगेगा, और जहां फोर्स लग जाता है वहां एनर्जी की बात हो जाती है। कहां से आता है फोर्स, तो एनर्जी क्यों, फोर्स तब एनर्जी क्यों, तो फोर्स वर्क डन बराबर होता है F इंटू एस। जहां फोर्स लगेगा और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन हो गया। अब वर्क डन मतलब क्या होता है, एनर्जी, इसी वजह से एनर्जी लगता है। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसको, है ना, खींचने में, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दीजिएगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर एनर्जी। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लिखिए। इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्यों लगता है ये बताएं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। अब बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का निकालना एक सक्सेसिव फेनोमेनन है। सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एनर्जी। ejection of electron ejection of electron is a successive phenomenon। जानते हो सक्सेसिव फिनोमिनन का मतलब क्या है? दैट इज अकर्स वन बाय वन, एक एक करके निकलता है। दैट इज अकर्स वन बाय वन एंड नेमली इट कॉल्ड एज, नेमली इसका नाम कैसे रखते हैं हम लोग? एंड नेमली इट नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है एटम से, वो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? एक एक करके निकलता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चूंकि हर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो जाता है। चूंकि न्यूक्लियस एक संगठित बॉडी, इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले घूमता है ना? तो न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स वाइज अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे देखो, सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम पे प्लस। अब बोलोगे एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों सर? आप तो जानते थे, बता दिए। आप भी जान जाओ आज से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1, चूंकि एटॉमिक नंबर है 11, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो ये गु निकलेगा। ठीक है, 2 8, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एगो प्लस चार्ज पड़ा। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, I1। और एक सिंबल होता है, इंथैल्पी को डेल्टा H लिखा जाता है। ठीक है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहने का मतलब होता है डेल्टा HI, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और 1 के लिए ऐसे लिखते हैं 1। ये भी लिखा हुआ है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मान लेते हैं +X किलो जूल पर मोल। यूनिट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ध्यान रखिएगा, किलो जूल पर मोल, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 12। और 12 का कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 2 8 2। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? दोनों निकलेगा। क्यों निकलेगा दोनों? क्योंकि 8 ऑक्टेट पूरा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है एटम, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे मैक्सिमम निकल सकता है। लेकिन ये निकलेगा एक एक करके। तो मैग्नीशियम से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बन जाएगा Mg+। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मैग्नीशियम का अब कन्फिग्रेशन क्या हो गया? अब Mg+ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब Mg2+। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इसको कह देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 या सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और यहाँ पे जो एंथैल्पी लगेगा उसको कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी चूंकि एडिटिव क्वांटिटी है, एनर्जी चूंकि
एडिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, है ना। और देखना एम जी प्लस कट गया, जोड़े तो कट क्यों गया, हम कहे कि जोड़ते हैं और दिए काट, घट गया ना, एरो के उस पार है, इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो कट ही ना जाएगा। तो बताओ क्या हुआ, एम जी माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, एम जी पे 2 प्लस, सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं। और इसका ऐसे एनर्जी डेल्टा एच बराबर क्या लिखेंगे, मान लो इसका है x किलो जूल, x नहीं मानो, x तो उसका मान ही लिए थे, मान लो इसका है p किलो जूल पर मोल और इसका है q किलो जूल पर मोल, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लगेगा, P प्लस क्यू किलो जूल पर मोल, है ना। अब ये अलग अलग क्यों होगा वो समझो, यहां पे 12 प्रोटॉन था, ठीक है, अट्रैक्शन 12 इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन जब Mg प्लस बना तो प्रोटॉन तो 12 ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो देखिए चेंज हो गया। तो जैसे जैसे ये बदलता रहेगा हर बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी बदल जाएगा। लिखिए जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलना होगा उसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, जैसे अल्मुनिया एग्जाम्पल। तो यहां से सीखने को ये मिला ना इस हेडिंग से कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी से 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो एक एक करके निकलता है, तीनों या दोनों एक साथ नहीं निकलता है। तो हम लोग ऐसा लिखते थे तो पहले, और अभी बाद में भी लिखेंगे, तो ये मैथ है, गलत नहीं है, ये मैथ हो जाता है, केमिस्ट्री इसकी ऐसी है, ठीक है, क्योंकि मैथ तो सब जगह लगता है तो मैथ लगा दिए।
लिख दिए? लिखे? इलेक्ट्रॉन का निकलना एक एक करके होता है। एच आई टोटल, आई टी लिख देना। एक साइन कन्वेंशन भी है, साइन कन्वेंशन भी है। अलग से लिख देना। इंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कहीं भी इंथैल्पी शब्द का इस्तेमाल होगा, साइन सब जगह इस्तेमाल होने के लिए। तो डेल्टा एच यदि किसी का पॉजिटिव लिखा है, मतलब 100 जूल 200 जूल प्लस में, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक कहा जाता है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। और जिस भी प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है केमिस्ट्री में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये यहां पे ही नहीं, सब जगह के लिए बता रहे। और यदि डेल्टा एच किसी का नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब एनर्जी रिलीज होगा या इवॉल्व होगा, है ना। और रिएक्शन या प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो पॉजिटिव में, एनर्जी रिलीज होगा तो नेगेटिव में। तो बताओ यहां पर डेल्टा एच ये सब जो लिखाएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? हाँ, क्योंकि सब जगह पे एनर्जी रिक्वायर्ड, डिफिनेशन में लिख दिए, है ना। एनर्जी लगेगा इस प्रोसेस में। इसी वजह से जब कोई रिएक्शन होता है तो केमिस्ट्री वाले लैब का पहचान है कि वहां बंसन बर्नर रहता है, टेस्ट ट्यूब रहता है, उसमें कोई केमिकल लिए, अब नीचे से उसको जलाएंगे, नहीं, टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे। कुछ ज्यादा रिएक्टिव होता है तो रगड़ देंगे, तभी रिएक्शन हो जाता है। लेकिन एनर्जी चाहिए होता है, ये एनर्जी यही सब काम में जाता है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में, किसी को गेन कराने में। तभी तो रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कोई, गेन करेगा कोई, तब क्या हो जाता है? दोनों के बीच संबंध बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो जो जो भी रिएक्शन होगा, अब वो सब रिएक्शन में एनर्जी रिलीज भी होता है, अब्जॉर्ब भी होता है। तो यहीं से जब इलेक्ट्रॉन निकलने में एनर्जी लगेगा सबसे पहले, तो लगाना पड़ेगा। अब सोडियम जैसा मेटल है जिसको कहा जाता है कि भाई एटमॉस्फेयर में लाइएगा तभी आग लग जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही पर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें एनर्जी नहीं लगा। 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री टेम्परेचर है ना एटमॉस्फेयर का, वही एनर्जी पर रिएक्शन हो गया, मतलब उसी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। दैट एलिमेंट आर कॉल्ड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, वैसा ज़्यादा रिएक्टिव है। अब लो आए, इसको गर्म करते रहिए, आधा घंटा गर्म कीजिएगा, तब जाकर करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सोडियम ऐसा नहीं है, यानी आयरन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, सोडियम से कम लग रहा है, इसलिए वो रिएक्शन में टाइम ज़्यादा या फिर कम लग रहा है। ठीक है। अब एक अल्मुनियम है यहाँ पे, वो भी लिख दें, पढ़े। अब देखो अल्मुनियम 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 प्रोटॉन्स भी है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें? 2 8 3। तो अल्मुनियम से पहले क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकालो, और केमिस्ट्री यदि पूरी की पूरी जाए तो गैसियस एटम होना चाहिए,
अल्मुनिया जो मेटल है वो मेटेलिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। कारण है यार कि मेटल मेटल बहुत सारा एटम एक साथ होता है ना। अल्मुनिया का सीट देखो कितना, लाखों लाख करोड़ों अरबों एटम क्या रहता है, एक साथ पैक रहता है। तो वो पैक्ड एटम में एक एटम आइसोलेट कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन तो एक एटम से निकालना है, तो उसको गर्म करके क्या करना पड़ेगा, गैस बनाना पड़ेगा। अब गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, तभी तो दूर दूर मिलेगा, तभी तो एक एटम की बातें होगी। तो पूरा का पूरा सॉलिड है तो एक एटम मिल कहाँ रहा है आपको, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट में ही सब होगा। बोले अल्मुनिया को गैस लिख दिए, सर अल्मुनिया तो सॉलिड होता है, तो गैस बनाए हैं ना, कौन सा एनर्जी दिए होंगे इसको, सबलिमेशन एनर्जी, तब यहां तक पहुंचा है। अब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, और फिर एल प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या बनेगा बताओ, L2 प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या बनेगा बताओ, L3 प्लस। और यहाँ पे जो एनर्जी होगा उसको सीधा सीधा आने से एनर्जी 1, इसको आने से एनर्जी, इसको आने से एनर्जी 3। अब ये मैथ लगाते हैं हम लोग, तब तीनों को जोड़ देते हैं तो अल्मुनियम अल्मुनियम कट जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस कट जाएगा। कैसे कट जाएगा सीख रहा है ना सब, जो चीजें इधर प्लस में है इधर आके माइनस ही होगा। अब अल्मुनियम है वहां पे, सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना L3 प्लस। अब इसका यदि आयोनाइजेशन एनर्जी कहेगा तो क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 3, और यूनिट क्या लिखेंगे, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, हमेशा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है सेकेंड से, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है फर्स्ट से। जहाँ जहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, जनरली यही रूल होगा। इन जनरल सब जगह पे तो नहीं कहा जाता है, लेकिन जनरल बात है ना, जो कि फिर आएगा हाफ फिल फुल फिल कंडीशन, उस सब पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा सेकेंड, और सेकेंड ज़्यादा होगा फर्स्ट। देखो हम समझा भी देते हैं तुमको कैसे। 13 प्रोटॉन मिलके 13 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है। अब 13 प्रोटॉन मिलके कितना को अट्रैक्ट किया, बोलो अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है कि नहीं। अब 13 प्रोटॉन मिलके कै को अट्रैक्ट करना है, तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं, तो एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है सेकेंड से, सेकेंड ज्यादा होता है फर्स्ट से।
ठीक है, ठीक है, समझ गया सब बात। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगा फर्स्ट से। अब आयनाइजेशन एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करता है, हम लोग को कैसे पता चलेगा किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में और किससे एनर्जी कम लगेगा, है ना। मैग्नीट्यूड नहीं जानना रहता है कि कितना एनर्जी लगेगा, लेकिन ये जानना रहता है कि किस में ज़्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, पहला समझते जाना, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज जब भी कहा जाए तो आप समझना एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का निकालने में एनर्जी भी ज्यादा ही लगेगा। क्या? देखो ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है ना। डायरेक्टली ऐसे सोचो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? न्यूक्लियस लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ जाएगा, है ना। और ये बढ़ जाएगा तो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि यू कैन से कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा एनर्जी। एग्जाम्पल से समझाएं, एग्जाम्पल्स सुनोगे, सुनोगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोलो, लिथियम में कै प्रोटॉन? 4, 5, 6, 7, 8, 9। कभी सुना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? करता है लॉस? ये सब तो गेन करता है, लॉस तो लिथियम करता है नहीं, इसलिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या है? कम। आई इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है ना। चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्यों करता है? तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, है ना। दो दो घर है, ये सारे में आप सिचुएशन समझना एकदम आराम से। ये न्यूक्लियस है और दो घर है, तो लिथियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन।
और प्रोटॉन की संख्या भी 3 है। इधर जब फ्लोरीन के तरफ आ गए तो प्रोटॉन की संख्या, अब घर तो यहां भी 2 ही है, तो घर तो कम है ना, मतलब घर तो जितना उसमें था वो इतना ही इसमें है, लेकिन प्रोटॉन तो 9 गो है और इलेक्ट्रॉन भी 2 2 4 2 6 7 8 9, तो चार्ज कितना ज्यादा बढ़ गया, बढ़ा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ना, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे, लिथियम से। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। पिछले दिन बताए थे एटॉमिक रेडियस घटेगा, है ना, एटॉमिक रेडियस घटेगा तो घट ही रहा है, रेडियस घटेगा तो अच्छा ही है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई, तो ये बढ़ रहा है और ये तो घट ही रहा है, ये घटेगा तो यही ना बढ़ेगा, दोनों ही तरफ से सही, दिक्कत क्या है। दूसरा, बढ़े, लिखना सब बात, एग्जाम्पल फिर देंगे, ये अभी ट्रेंड पूरा सही नहीं है, जनरली सही है, मतलब बढ़ता ही है लेकिन बीच बीच में कुछ बात भी है, क्यों है ये आएगा ना, तो हम लोग जनरली देखता होगा अभी तक कोई केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस का बात किए हैं, को फलानमा एक्सेप्शन है, जब कारण उसका है तो एक्सेप्शन क्यों है, जब हमारे पास कारण नहीं होगा तो उसको कहा जाएगा कि फलना एक्सेप्शंस में, ठीक है, अदरवाइज कारण है तो एक्सेप्शंस नहीं है, तो अभी बोले हैं जनरली ये इंक्रीज करेगा, बीच में कुछ होगा भी, क्या होगा यही देखने के लिए बने रहना है। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको ही आप एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, ऑर्बिट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता ही है ना, क्या
अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर अब यो बटा नहीं समझ जाना, ऊपर लिखी दिए, नहीं तो बटा समझ गया तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसलिए यहीं तक। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या एटॉमिक रेडियस। कारण लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में आप देखे थे पिछले दिन, लिथियम और सोडियम पोटेशियम दो को घर बनाएंगे, घरों बना के तो आप लोग को बहुत परेशान करते हैं ना, हर बार स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। सोडियम में कितना घर, तो 2, 8, 1, परेशान करते हैं जी घर बना के। अरे ज्यादा समझाने के लिए घर बनाते हैं कि विजुअलाइज हो जाए, हवा में बात ना हो। 2, इसमें 8 और इसमें 1, अगले में 4 घर होगा इसी तरीके से। 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1। बताओ ये दूरी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये दूरी, ये दूरी, तो दूरी जब बढ़ता है तो फोर्स घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, मानो हम न्यूक्लियस हैं, कोई उंगली पकड़ के खड़ा है, कोई यहाँ कलाई पकड़ के खड़ा है, कि हुनिये पकड़ लिया है ना, अब कोई गर्दनिये धर लिया है, तो एनर्जी तो ज़्यादा और कम सब जगह पे लगेगा। उंगली है जैसे झाड़ देंगे छूट जाएगा, तो ये वैसे ही है, न्यूक्लियस यहाँ है, ये उंगली की तरफ आ रहा है ना, यहाँ से निकालना है, मतलब गर्दनिये धरना है इसका, निकलेगा वो जल्दी, तो जलाना ही पड़ेगा, खत्मे काहे न हो जाए, कबड़िए काहे न जाए, लेकिन यहाँ पकड़ेगा तो छूटेंगे नहीं है, मतलब हाथा कबाड़ लेगा कोई क्या, भले जमीन से उखड़ जाएगा। उसी तरह का बात सोचना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही एनर्जी लगेगा, जितना कोनमा में रहेगा लेकर के अपना चलते रहेंगे क्या, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, तो कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। कौन किस पे लगा रहा है अट्रैक्शन, न्यूक्लियस लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज ही करेगा। यानी ऐसे से ऐसे जाएंगे ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये भी बता दिए, एक बार और बताएंगे ट्रेंड्स में। ये सब बहुत क्लियर कट बात होता है, इसमें दिमाग में कोई ओलझुल नहीं रखना चाहिए, एकदम शांति से ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कारण सिर्फ पता करना और उस कंडीशन को जनरलाइज करना, इसको बोलते हैं सीखना। तो आप सीखते हैं, केवल आप डेली आते रहिए, हम सिखा ही देंगे, ये वाला काम आप करिए, बाकी हम सिखाएंगे।
आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। अब लिथियम का, सोडियम का, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा तो दिखाई दे ही रहा है कि सोडियम का कम होगा, पोटेशियम का उससे भी कम होगा। ठीक है, बढ़ जाए। तीसरा, अब ये दो मेन बात था और ये दोनों मेन बात से जनरल बात हो गया। अब दो तीन स्पेशल बात। ठीक है, तो स्पेशल जैसा सीख लेते हैं। तीसरा, पिछले दिन बताए होंगे वो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से, देखो पोटेशियम में इधर उतना रिमार्केबल नहीं होता है, लेकिन रिमार्क होता है, लेकिन आगे जाकर के बहुत ज्यादा रिमार्केबल हो जाता है। अभी सोडियम में 11 वो है, पोटेशियम में 19 और उसके बाद 37 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपल्सन करता है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में रिपल्सन करता है, और ये रिपल्सन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। नहीं, जैसे घर में परिवार सब लड़ते रहे तो घर में के बजाय जा कर के बाहर में चौखट पे सूत जाता है लोग, उसको उठा के ले आना कितना आसान है ना। तो उसको तो कुछ करने नहीं, उठा के ले चलिए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा तो वही वाला इफेक्ट हो जाएगा। स्कैनिंग इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए कम घर के अंदर, तो वैसे समझना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, इसलिए एनर्जी यहाँ पे उसके कंपैरिजन में कम लगेगा। जब ये कॉम्परेटिव बात आएगा ना, फलना और फलना के बीच कंपैरिजन होगा, तब ये सब स्पेशल बातें आएगा। ठीक है, जनरल बात यही। तीसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड भी होता है, बता नहीं रहे जानबूझ के, देखते हैं समय मिलेगा तो। हम लोग समझता भी आजकल ज्यादा है ना कि सर काम से काम रखना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कहते हैं, पिछले दिन डिफाइन किए थे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। वो घर वाला जो एग्जाम्पल दिए है ना, हम जानबूझ के ही दिए हैं, वैसा कुछ नहीं कि सर कुछ वो बोल रहे थे, इसको समझने के लिए दिए। इंटर का मतलब इन बिटवीन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स, हम तो आपसे में सबको लड़ा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में रिपेल नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज है सब। नहीं तो जाके देखो घर में 4-5 औरत है, देखो चाची 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 कितना हो रहा है, खटिया लगा के बाहर सोना पड़ता है, तो उठा के लेके जाने में कितना आसान है। अट्रैक्शन तो है ही, ये न्यूक्लियस कर रहा है, लेकिन रिपल्सन भी तो है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले जाना क्या करेगा, आसान करेगा। बस स्क्रीनिंग इफेक्ट को यहीं से समझना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी, and ionization energy inversely proportional to स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक शब्द और आ जाता है जो दो शब्द मिला के बना है, पिछले दिन डिफिनेशन बताए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो अलग कोई तीसरा के बाद चौथा नहीं लिखना है, दो चीज है इसमें। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होता है सबको अपने तरफ,
और स्किनिंग इफेक्ट रिपेल कर रहा होता है। हम जैसे आपको अट्रैक्ट कर करके यहां समझाने में लगे और आप लोग रिपल्सन में लगे, तो वो हमारा अट्रैक्शन का फोर्स जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, कुछ घट जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे दिखाते हैं? जेड पे स्ट्रिक देते थे, जेड स्ट्रिक, चूंकि जेड एटॉमिक नंबर है ना, तो जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट। ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यदि बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगा ही। ठीक है। और ये बढ़ेगा कब? जब ई कम रहेगा तभी नहीं ज्यादा रहेगा। ई कम रहेगा तो ये ज्यादा आएगा, ई ज्यादा हो जाएगा तो ये कम आएगा। बस यही मापदंड रखना है। न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों को एक जगह डिस्क्राइब करना है तो लिख देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए जो अंदरूनी रिपल्सन है ना, उसको भी कम नहीं समझना है। ऐसे ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता है, दैट इज जनरल बात। ठीक है, पढ़े। अब चौथा स्पेशल बात, ऑर्बिटल का कंडीशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। और आपको पता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हालांकि हम कारण भी बताए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों मोर स्टेबल। फिलहाल जानना है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जिसका ऑर्बिटल सारा भरा हुआ है या आधा पूरा भरा हुआ है वो स्टेबल ज्यादा होता है। तो जब स्टेबल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाना उस ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी लगेगा, थोड़ा संभव कम होगा। तो जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात आए तो वहां पे एनर्जी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में किस बात पे डिपेंड करता है? तो लिखेंगे सिंस हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड atomic orbital is more stable so ejection of electron from these orbital require more amount of energy।
मतलब ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। जैसे आप बेरिलियम, पहले देख लीजिए एग्जाम्पल, 4, ठीक है, कन्फिग्रेशन सिखाए हैं, 1:2:2:2, सीखा था ना? क्या था, भूल गया होगा? एस एस, पी सिंग, डीपीएस डीपीएस और फर्स्ट डीपीएस। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s ऑर्बिटल जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं और ऐसे। बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन, 1:2:2:2p1। तो 2p1, 2p में 3 घर होता है। एस में 1 घर होता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 घर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? अब बताओ, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है कि नहीं? इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये पी ऑर्बिटल में तो 6 या 3 रहना चाहिए ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में। एक वो है। अब पूछेगा सवाल, देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा कहाँ लगेगा, बेरिलियम में कि बोरोन में? बेरिलियम। हो गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? बेरिलियम का ग्रेटर देन बोरोन। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, नाइट्रोजन, 1:2:2:2p3, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2p3, पी में 3 घर और तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8, 1:2:2:2p4। तो 3 घर तो रहेगा ही, 1, 2, 3 और 1, 4। अब बताइए, ये हाफ फील्ड कंडीशन है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये तो हाफ फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन तो बेचारा ऐसे पड़ा है। हाफ फील्ड तो ये है, तो इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। ये स्टेबल क्या है? ज्यादा। तो एनर्जी यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालने में पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन में ज्यादा कि ऑक्सीजन में ज्यादा? तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किससे? ऑक्सीजन से। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के वजह से। और जहां जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड केस आएगा, वहां वहां सब जगह ये कॉन्सेप्ट लगेगा, खाली वो दोनों में नहीं। लिखिए ना।
ठीक है, बढ़े बढ़े। हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर, so they require more amount of energy to eject an electron, है ना। हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। भरल पूरल घर वाला कॉन्सेप्ट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, एगो भरल है एगो पूरल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा एनर्जी खोजेगा। क्लियर है। पांचवा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये आपको ऑर्बिटल के लिए है सिर्फ। देखिए, ये न्यूक्लियस होता है, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। n बराबर, घर है 1, ये है 2, ये है 3 और ये 4। अब बोलिएगा सर तो डॉटेड डॉटेड लाइन क्या बना है? तो 1 है तो 1s ना है, और 2 में 2 रहता है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f। दिखाई दे रहा है। तो अब बात ये उठता है कि ऑर्बिट तो 4 ही है, तो सर हम ये कैसे पता करेंगे कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि 4p से, कि 4d से, कि 4f से, 3s से, कि 3p से? ये कॉन्सेप्ट से ये पता चल जाएगा। पेनिट्रेशन मतलब होता है धसा हुआ, धसा हुआ इफेक्ट ही है, घुसा हुआ, पेनिट्रेट किया। ठीक है, तो न्यूक्लियस के तरफ ऑर्बिटल धसा हुआ है, न्यूक्लियस के तरफ ऑर्बिटल धसा हुआ है। तो चौथे घर में या तीसरे घर में कौन ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ है? 3s नहीं, ये तो 4s, हाँ ठीक है, फोर्थ घर में 4s है, थर्ड घर में, तो ज्यादा धसा हुआ है मतलब ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, रेडियस बढ़ गया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ निकालना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से निकालना है, बताओ कहाँ से एनर्जी ज्यादा लगेगा? 3s से ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3d से कम एनर्जी लगेगा। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा पेनिट्रेटेड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। बस इतना ही सब बात है। द ऑर्बिटल which more penetrated towards the nucleus of an atom, ejection of electron from such orbital require more amount of
एनर्जी। ठीक है। अब जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ ज़्यादा लगेगा कहाँ कम लगेगा, तो बताओ 4s में ज़्यादा लगेगा, 4p 4d 4f, है ना। 3s से ज़्यादा लगेगा, 3p 3p 3d। 2s में ज़्यादा लगेगा, 2p में कम लगेगा। ये इजेक्शन आने इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात हो रही। तो कुल मिला के ये 5 बात पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ ऑर्बिट या एटॉमिक रेडियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये पेनिट्रेशन इफेक्ट। किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ये एकदम से ऑर्बिटल पे चला गया। अब इसके नीचे कुछ कुछ होता कहाँ है ना। वो पहला था तो ऑर्बिट पे बात हो रही थी, अब ऑर्बिटल पे भी हो। ठीक है, बड़े। अब देखना है ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, कैसे घटता और कैसे बढ़ता है। फिर देख लेंगे ग्राफ। देखिए ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। नहीं लिखे थे, बोलना है ना, पूछते हैं उन्हीं के लिए जो नहीं लिखे थे। लिखिए फिर पूछ रहे हैं, 2 डीपीपी मिला था आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना, तो अगले दिन 2 ठो और देंगे जिसमें एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह अरेंज करना रहेगा। हो गया। हो गया। अब देखिए
ट्रेंड्स लिखे तो थे, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर देखो क्या बनाते हैं, अभी लिखा नहीं, देख ही लेना पहले। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी। ऐसे ही ना पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? राइट। अब देखिए, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बनाए, यही थे पिछली बार। लिथियम की एनर्जी कम बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी अभी अभी दिखाएं, याद है किसी को? ज्यादा। किससे? बोरोन से। समझ पा रहे हैं जो बोले हैं? बोरोन की एनर्जी कम, कार्बन की एनर्जी कम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज्यादा, किससे? ऑक्सीजन का कम। देखिए ट्रेंड, ट्रेंड 2 बार ब्रेक किया ना। जनरल ट्रेंड तो वो था, और इसको आप समझ जाते हैं कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में याद करो। अब हमको कहाँ याद करना है? बेरिलियम का एनर्जी ज़्यादा इसलिए है कि वो हाफ फील्ड नहीं, फुल फील्ड, और नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा इसलिए है कि हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा नहीं है उनका। क्या? ये तो इनर्ट है गैस, उसे तो इलेक्ट्रॉन निकालने संभव नहीं हो पाता है। 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। क्या? 2 स्टार बनाए। यही नहीं, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, अल्मुनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। तो यहाँ भी ट्रेंड वही है, मैग्नीशियम की ज्यादा अल्मुनियम से, अल्मुनियम की कम, सिलिकॉन की कम, फास्फोरस की ज्यादा सल्फर से। ठीक है? और सल्फर का कम क्लोरीन से, क्लोरीन का कम। कारण क्या देंगे यहाँ पे? सेम, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तुम्हारा जितना क्वेश्चन बनता है ना, इतना ही में खत्म है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर अरेंज करने आता है, नहीं तो ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन अरेंज करने आता है। ये अरेंज अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, ज्यादा और कम। अब नीचे जाएंगे तब तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। इसका तो बहुत सिंपल फंडा है, 11, 19, 37, 55, 87। इसमें 2 बात होता है, दोनों अगेंस्ट में जाता है। एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है ना। तो दोनों बात तो पॉजिटिव में चला गया कि आने से एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो इधर जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज। रीजन सब लिखवा दिए। पहला तो कहेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कोई कह दे तब ये भी इंक्रीजेज। वही पूछा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीजेज, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इसी के लिए पढ़ना रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। क्योंकि आपसे में इतना लड़ाई कर रहा है कि गांव से बाहर खटिया लगाना पड़ रहा है ना। तो ये बातें, इसलिए रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है।
इधर से इधर जाएंगे तो जनरल ट्रेंड में बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। और इसमें ज्यादा कारण नहीं लिखना रहता है, एक रीजन बस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। उस हिसाब से एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि एक के बार 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, एक के बार 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। इधर तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। हो गया? बैठो बैठो। हो गया? अब देखिए, यही सब करिए। अब देखिए आगे, लिखे ना। मोबाइल को ना साइलेंट रखिए, पैकेट में रखिए, नहीं तो वाइब्रेशन में रखिए। पैकेट में हिलेगा तो मजा भी आएगा, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। अब ग्राफिकली देखते हैं इसको, ठीक है? तो ग्राफ जब हम लोग देखते हैं तो पीरियड में जब देखते हैं तो लिथियम था सबसे पहले। लिथियम आयोनाइजेशन एनर्जी है इधर, और इधर एटॉमिक नंबर है। लिथियम यहां पे, बेरिलियम, बेरिलियम का ज्यादा था, अब बोरोन का उससे कम था। बोरोन के बाद था कार्बन,
कार्बन के बाद था नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन फिर कम था, और ऑक्सीजन के बाद था फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर पढ़ रहा है। लिथियम की एनर्जी एक रफ आइडिया 520 किलो जूल पर मोल से स्टार्ट हो जाता है। बेरिलियम करीब करीब लिखेंगे, आपको भी नहीं याद रखना है, 900 किलो जूल पर मोल, और ये 800। अब एग्जैक्ट किताब से मिलाओगे तो सही नहीं मिलेगा, मतलब कुछ आगे बेसी मिलेगा, जैसे 900 की जगह 899 रहेगा, वो 800 लिखे 800 दूर रहेगा। लेकिन एक रफ आइडिया दें, आपके भी दिमाग में चला जाएगा कि उसका 900 बताए थे सर और इसका 800। कैसे बताए थे हम बता दिए ना, एग्जैक्टली 899, ये 802 है, तब छोड़ दीजिए। ये 1400 कुछ है, 1413 है, 1400 लिखेंगे किलो जूल। ये 1326 के करीब में हम 1300 लिखेंगे। समझ रहे हैं, पता तो चल रहा है ना ज्यादा और कम कितना। इन नियॉन तक पहुंचते पहुंचते करीब करीब 2000 किलो जूल हो जाता, इस 1600 किलो जूल पे। इस तरह से एनर्जी घटता बढ़ता। ये मैग्नीट्यूड बस एक सांकेतिक भाषा है इतना ही, थोड़ा आगे पीछे है ना। 20-50 जूल में क्या रखा है, बेरिलियम का ज्यादा, बोरोन का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम। ये मेन ट्रेंड ब्रेकर है, ठीक है। क्यों ब्रेक किया है ये ट्रेंड, ब्रेक क्यों किया ये बोलेंगे, फुल फील्ड, ये कंडीशन फुल फील्ड का, और ये कंडीशन हाफ फील्ड का, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इधर में भी एक लिख देते, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इधर में एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा देख लो ना, लिथियम का सबसे ज्यादा, सोडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे भी कम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का है 11, पोटेशियम का 19, रुबेडियम का 37, सीजियम का 55, इसका 87। देखो कितना मौका है पूरा एलिमेंट को याद रखने का। पोटेशियम के आसपास में 400 समथिंग किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सीजियम तक आते आते 300 हो जाता है। जबकि लिथियम का कहां से स्टार्ट किए थे 520। ये 400 से 300 में इतना से इतना एलिमेंट आ जाता है, और 100 अकेले दुएगो में घट गया, और 100 में चारों आ गया। किस वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से। अरे आसान हो गया इलेक्ट्रॉन को खींचना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कम जो एनर्जी, ये थोड़ा सा आईटी मॉड्यूल टाइप क्वेश्चन है, एडवांस में भी आ सकता है कि एनर्जी तो डिक्रीज करता है नीचे जाने से, लेकिन ये डिक्रीमेंट जो है रुबिडियम सीजियम में बहुत कम देखा जाता है, मतलब बहुत कम वैल्यू से डिक्रीज कर रहा है तो बोल देंगे कि भैया वहां पे लफड़ा है
है ना, वो लफड़ा है। जितना पहले डिक्रीज करता उतना बाद में नहीं करता। बहुत ये है एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा जब बात आगे का करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। फ्रेंशियम एक्चुअली में रेडियो एक्टिव होता है, तो उसका केमिस्ट्री फ्रेंशियम का नहीं डेटा है, सीजियम का है। 419, 403, 375। उसको याद बात नहीं करना है, उससे बातों को समझना है सिर्फ। ये ना कि अब डेटा सर लिख दी तो अब रट रहे हैं कि वो 420 था 520 था, ये सब बेकार बात है। बेकार बात था तो पढ़ाई क्यों बेकार था, इसलिए पढ़ाई कि आपके दिमाग में जाए हाँ घट रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से घटता और बढ़ता हुआ आप ज़्यादा समझते हैं इसलिए लिखें। ठीक है फिर।